हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आशीष तिवारी एकेडमी। इस चैनल के ऊपर हम वो सभी 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पर आप सभी को आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको सभी की सभी सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर इंक्लूडेड है सभी की सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, प्लस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके प्रीवियस ईयर्स। आप सभी जानते हो दैट आपके पास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इन वीडियोस के अंदर आपको सभी उन क्वेश्चंस को के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि आप अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सको। ठीक है, सभी को पता है कि क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मार्क्स आपके काउंट होते हैं एंड यही आपको आगे जाने में मदद करते हैं। तो वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस। 1 नंबर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस 1 नंबर के आते हैं। ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आप वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो कोई भी अटैम्प्ट कर लेगा, लेकिन ये 1 मार्क क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं 30 से 40 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। जितने भी मार्क्स का आपका होता है, यूनिट टेस्ट हो गए, उसके बाद आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है होम साइंस, और ये क्वेश्चंस भी उतने ही आसान होने वाले हैं। ऐसी ही सभी वीडियोस के लिए आप आशीष तिवारी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। और आपको कोई भी आपको सजेशन देना हो, किसी टाइप की आपको वीडियो बनवानी हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि आपकी सभी डिमांड्स को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, कोशिश हमारी पूरी रहेगी आपको सभी टाइप के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स बिना किसी टेंशन के अच्छे से दे सको। आपके लिए क्वेश्चंस छांटना, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझाना हमारा काम है। आपको जिस चैनल पर टाइमली विज़िट करना है, वीडियोज़ को अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है, अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लोगे तो आप कम से कम अपना 70 to 80% सिलेबस यहीं से कवर कर लोगे, क्योंकि हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको सभी तरह की चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना सिलेबस यहीं पर कवर कर लोगे, और ज़्यादा एक्सेसिव इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर की समरी आपको पता होनी चाहिए, और 1 नंबर के क्वेश्चंस 100 से ज़्यादा नहीं देखना। मैं यहाँ पे आपके साथ 60 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, 60 मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और ज़्यादा चाहिए, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखना है। देखो, अच्छे नंबर उसी स्टूडेंट्स के आते हैं जिसको पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है तो वो तो सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब कुछ लेके नहीं चल सकते हो। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक ही पेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो क्वेश्चंस है जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है आपने। ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम लगा के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा बैच बना है आप सबके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर पूजा, और यहीं से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्टेन एंड इट टाइप्स। सबसे पहले हम स्टेन पढ़ते हैं। स्टेन क्या होता है? स्टेन होता है दाग। किस प्रकार का दाग? कपड़ों के ऊपर कोई दाग हो गया। ठीक है, जैसे स्टेन जो है वो होते हैं कम से कम 6 प्रकार के। द फर्स्ट वन इज ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स। भाई आपका तेल की वजह से, घी हो गया, ठीक है, ग्रीस, हेयर ऑयल, इनकी वजह से
कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दाग लग जाए, आपके कपड़ों में लग जाता है दाग, ठीक है, तो उसे हम ऑयल एंड ग्रीस स्टेन कहते हैं। सेकंड इज प्रोटीन स्टेन। प्रोटीन स्टेन यानी कि जो आपका दूध से, खून से, एग, स्वेट, यहाँ से जो भी स्टेन होता है, ठीक है, तो उसे हम प्रोटीन स्टेन कहते हैं। थर्ड इज टैनिन स्टेन। टेनाइन स्टेन होता है भाई आपका चाय, कॉफ़ी, फ्रूट, जो आपके ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो होता है ये लाइट ब्राउन होता है कलर में, ठीक है, इसका जो कलर है स्टेन लगने के बाद वो ब्राउन कलर का होता है। फोर्थ इज डाई स्टेन्स। डाई यानी कि इंक की वजह से किसी भी प्रकार का रंग हो गया, पेंट हो गया, फैब्रिक डाइज हो गया, इनकी वजह से जो भी आपका स्टेन लगता है कपड़ों पर उसे हम डाई स्टेन कहते हैं, विच इज़ द फोर्थ टाइप। पांचवा है मड स्टेन्स, ठीक है, मड एंड डस्ट स्टेन्स। ये किस लिए होता है? ये मिट्टी, डर्ट और डस्ट, मिट्टी की वजह से डर्ट, कीचड़, ये सब कभी अगर आपके कपड़ों पे लग जाए तो, और ये जो है ड्राइंग और ब्रशिंग से ही रिमूव होता है। आपका छठा प्रकार का है कॉम्बिनेशन स्टेन्स, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के जो है सब्सटेंसेस हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सब्ज़ी हो गया, ठीक है, सब्ज़ी के अंदर वेजिटेबल्स भी होते हैं, ऑयल भी होता है, ठीक है, उसमें टेनाइन स्टेन भी होते हैं, कभी कभी हम सब्ज़ी के अंदर फ्रूट जूसेस भी डालते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन स्टेन हो गया। और सब्ज़ी का दाग, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत मुश्किल से हटता है, राइट। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, एनिमल ऑयल, क्या एनिमल ऑयल सिक्रीट करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या एनिमल ऑयल स्टेन क्या कोई होता है? नहीं होता है। प्लांट करी जैसे कोई स्टेन है क्या? नहीं है। प्लांट एक अलग चीज़ है, करी एक अलग चीज़ है, ठीक है। मिनरल रस्ट, क्या मिनरल रस्ट किसी प्रकार का स्टेन होता है? नहीं होता है, ठीक है। और ये स्टेन कपड़ों की बात हो रही है। रस्ट जो है, रस्टिंग जो होती है वो जो है किसी पदार्थ के ऊपर होती है, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन के ऊपर रस्ट होता है, लेकिन वो एक स्टेन नहीं है, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ इज डाई पेंट, क्या डाई और पेंट से स्टेन होता है? जी होता है। तो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, योर सेकेंड क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 2000 to 2500 वर्ड्स? एक बच्चा जो है, हाँ जी, योर सेकेंड क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 2000 to 2500 वर्ड्स? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि भाई आपको नहीं आता है इसका आंसर, ठीक है, आप कॉमन सेंस लगा के भी बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। देखो, हम नीचे से आप ना ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या कहती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। देखो, हमें वर्ड्स दिए गए हैं भी 2 से 2500 वर्ड्स, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। मतलब वो जो बच्चा है वो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है, मतलब एक नॉर्मल हमारी तरह सीधी बात नहीं कर पा रहा है, कम कम शब्द बोल पा रहा है वो। 9 से 10 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लाइक हमारी तरह वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत अच्छे से कर पाते हैं। तो 9-10 साल के बच्चे तो हो नहीं सकते, 7-8 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब 2 से 3 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उस टाइम पे उनकी लर्निंग स्टेज चल रही होती है, ठीक है। 2 साल के जो बच्चे हैं वो मैक्स टू मैक्स 200 से 300 वर्ड्स बोल पाएंगे। आपने 2-3 साल के बच्चे देखे होंगे, राइट, वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, वो थोड़ा बहुत ही कुछ बोल पाते हैं। लेकिन 5 से 6 साल के ऐसे बच्चे हैं जो ना तो ऐसा है कि भाई उनको सीख रहे हैं, अब ना तो ऐसा है कि वो बिल्कुल ही बोल पा रहे हैं। मतलब 5 से 6 साल की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा एक बीच में आके खड़ा हो जाता है, और वो होते हैं आपके 2 से 2500 के वर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए 5 से 6 साल के बच्चे वो हैं जो 2 से 2500 वर्ड्स बोल पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। यस, 5 to 6 year olds, ठीक है। व्हाट डज द टर्म्स प्यूबर्टी यूज्ड फॉर एडोलसेंस मीन? जो प्यूबर्टी है और जो एडोलसेंस में उसका जो क्या मतलब है, देखो, एडोलसेंट एज क्या होती है? एडोलसेंट एज एक वो उम्र होती है जब एक बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। किस प्रकार के चेंजेस होते हैं? देखो, इसे टीनेज कहा जाता है, ठीक है।
टीनेज कौन सी होती है? जब एक बच्चा टीन्स में आ जाता है। देखो अगर हम इसमें इंग्लिश में काउंटिंग करें तो 11 होता है, 12, 13 आ गया तो ये क्या होगी, यहाँ से आपकी प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। क्या आपकी बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, आपका जो बॉडी है उसके अंदर प्यूबिक हेयर आपको आना स्टार्ट होंगे, इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका होता है, आपके सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी, सबसे ज़्यादा आपकी जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ योर सेक्सुअल मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी यानी कि सेक्स के हिसाब से, लाइक वेदर यूर अ मेल यूर अ फीमेल, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम प्यूबिक एज कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो कोई इसका एज से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 30 साल के होके भी अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, इसका प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं है। एंग्री होना ये एक इमोशन है, इसका मेच्योर होने से कोई लेना देना नहीं है। प्यूबर्टी मतलब मेच्योर होना, एक आसान सी ट्रिक है, प्यूबर्टी मतलब मेच्योर होना। ठीक है, मेच्योर कैसे होता है? पहले आप बॉडी से मेच्योर होते हो, दैट इज़ योर टीनेज प्यूबर्टी। टीनेज में आके आपका शरीर मेच्योर होने लग जाता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का भी प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सोशली आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, वो एक बच्चा भी बातचीत कर सकता है, एक मतलब कि बड़ा बूढ़ा या फिर एक जवान है, वो किसी भी प्रकार से किसी से भी बात करे, उसका प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो साफ इसका एक सही आंसर है, दैट इज़ योर सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड स्टेन? प्लांट बेस्ड स्टेन कौन सा नहीं है? प्लांट बेस्ड यानी कि जो पेड़ पौधों से आपके शरीर पे स्टेन लगे, पेड़ पौधे प्रोसेस होके जो भी। अब देखो जो चाय है, टी इज नेचर प्रोवाइडेड चीज़ होती है, कॉफ़ी भी नेचर से आती है, फ्रूट भी नेचर से आता है। लेकिन क्या रस्ट कहाँ से आता है? रस्ट माने, रस्ट को हिंदी में हम कहते हैं ज़र लग जाना। ठीक है, ज़र मतलब कि आपका कोई भी लोहे की चीज़ है। ठीक है, आपके घर में आपने देखा होगा लोहे की किसी भी चीज़ के ऊपर एक ब्राउन कलर का ऊपर एक सरफेस बन जाता है। ठीक है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन होता है आयरन का, जिसकी मदद से फिर वो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो भी एक अलग आपका केमिस्ट्री में आएगा। बट राइट नाउ रस्टिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर ज़र लग जाना, ज़्यादातर ये आयरन के ऊपर होता है। ठीक है, और रस्टिंग जो है वो ब्राउन कलर की होती है। तो ये प्लांट से तो आता नहीं है। ठीक है, ये लोहे पे होता है। तो ये करेक्ट आंसर इज डी, रस्ट। हाउ मेनी टेम्परेरी और मिल्क टीथ डू चिल्ड्रन हैव? बच्चों के पास, हाँ जी, बच्चों के पास कितने टेम्परेरी और मिल्क टीथ होते हैं? देखो मिल्क टीथ कौन से होते हैं? ये दूधिया दांत होते हैं। अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज में इन्हें बोला जाए तो इन्हें दूधिया दांत कहते हैं। ये कौन से दांत होते हैं? ये वो बच्चों के दांत होते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनके टीथ होते हैं, फिर वो गिरने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो टीन्स तक, अपनी प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, तब तब उनके दांत गिर के नए दांत आने लग जाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के जो है हाँ जी, तो ये जो दांत गिर के जो नए दांत आते हैं, ठीक है, तो वो जो गिरने वाले दांत होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? देखो इनकी ज़्यादा संख्या नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा दैट जो छोटे बच्चे हैं उनको, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के मोलर्स नहीं होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स। प्री मोलर्स क्या होते हैं? ये प्री मोलर्स और मोलर आपकी जाड़ होती हैं। ठीक है, आगे वाले जो टीथ हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बकल कैविटी है और यहाँ पे आपके दांत है। ठीक है, ये आपके सामने वाले टीथ है। ठीक है, ये आपके सामने वाले टीथ हो गए। और यहाँ पर जो यहाँ पर आपके आते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके आते हैं मोलर्स। छोटे बच्चों के ये दांत नहीं होते, आपने देखा होगा, उनके सिर्फ आगे वाले कुछ यहाँ तक के दांत होते हैं। ठीक है, ऊपर के भी कुछ इतने ही दांत होते हैं। तो बहुत कम दांत इसीलिए होते हैं ताकि वो उनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रह सके, वो उनका वहाँ पे डेवलपमेंट जो होना होता है वो हो सके, ताकि उनके
आगे आने वाले मोलर्स और प्री मोलर्स की एक्टिविटी तभी से स्टार्ट हो जाए। तो टेम्परेरी और मिल्क टीथ बहुत कम होते हैं, जिनकी संख्या होती है सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक है, एक छोटा बच्चा जब तक वो मेच्योर नहीं होता तब तक उसके मुंह में सिर्फ 20 दांत होते हैं। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्टेप नहीं है? ओके, ठीक है, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ओके, देखो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? भाई आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, आप उन 24 घंटों का किस तरह से प्रयोग करो कि आपके सारे काम पूरे हो जाए, आप अपना हर एक काम समय से कर पाओ, उसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, बिल्कुल ये एक तरीका अच्छा है। आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन कौन से काम हैं। ठीक है, इनके अंदर वो काउंट नहीं होता है, अगर आप सोचो कि नहाना धोना खाना ये सब काउंट नहीं होता है। ये एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपको पूरे दिन में जो काम करना है। ये जो आप नहाना धोना ये तो नेसेसिटीज़ हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी इज ग्रुपिंग ऑल एक्टिविटीज़ इनटू फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल टास्क। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि भाई जो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आप जॉगिंग के लिए नहीं जाओगे तो इट्स पॉसिबल कि हाँ ठीक है, अगर एक दिन स्किप हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन बिना वजह के ऑफिस की छुट्टी मार लोगे तो वो इनफ्लेक्सिबल है। काम पे जाना तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वरना फिर आपका डेली वेजेस जो है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो काम को इस तरह से डिवाइड करो कि कौन सा काम नहीं भी करेंगे इमरजेंसी के टाइम पे तो भी चलेगा, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो होना ही होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी। हर एक काम को करने के लिए कितना टाइम लग सकता है? भाई जॉब आपकी 8 घंटे की होती है तो 9 घंटे आप जो अपनी जॉब को लेके चलते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको वहाँ पे ट्रैवल भी करोगे, जाना फिर वापस आना। ठीक है, आपने 9 घंटे तो इसी को दे दिए। तो हर एक एक्टिविटी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? नॉट मेंटेनिंग बैलेंस। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, नॉट मेंटेनिंग बैलेंस। ठीक है, हाँ जी। which standard mark on frozen peas indicate its high quality? ओके, किसी भी खाने की पदार्थ का हमें स्टैंडर्ड कौन सी एजेंसी से हमें पता लगता है? कौन सी इन चारों में से हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हाई क्वालिटी की है? ठीक है, सबसे पहले हमारा FSSAI। FSSAI होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये खाने को रेगुलेट और सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, जो भी खाना मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है उसकी टेस्टिंग करना, वो खाने के लिए सेफ़ है या नहीं है, कितने टाइम तक ये खाना चल सकता है, ये सारा काम FSSAI करता है। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड इज वुल मार्क। वुल मार्क जो है ये एक स्टैंडर्ड मार्क होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ बनी है वो प्योर नए वूल से बनी है। ठीक है, वुल। तो ये तो खाने में आता ही नहीं है, खाने की टेस्टिंग तो ये करता है। ठीक है, थर्ड इज योर ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के बेसिस पे देखी जाती है। ISI भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बात तो ये फूड के लिए है ही नहीं। एंड फोर्थ इज योर होल मार्क। होल मार्क किसके लिए होता है? होल मार्क होता है आपका गोल्ड के लिए। ठीक है, होल मार्क जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी प्योरिटी है गोल्ड की। आपने देखा होगा राइट नाउ, यानी कि कुछ अभी से गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है जिसके अंदर गोल्ड कुछ भी खरीदने से पहले उसके ऊपर एक हॉलमार्क टैग होता है जो डिफाइन करता है कि आपको जो गोल्ड दिया गया है वो कितना प्योर है। तो ये हॉलमार्क से हमें पता लगता है। अब ये तो वुल के लिए बनाया गया है, ISI जो है प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है, हॉलमार्क गोल्ड के लिए है। तो फ्रोज़न पीस क्या हो गए? मटर होती है खाने की चीज़ कौन करेगा? हमारा FSSAI। सो योर करेक्ट आंसर इज FSSAI। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, योर एट्थ क्वेश्चन इज
हाउ वुड यू प्रोटेक्ट योर किचन फ्रॉम हाउस होल्ड पेस्ट्स? देखो पेस्ट्स क्या होते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, चीज़ें नहीं ऑर्गेनिजम्स, जो आपके घर में स्टे कर रहे होते हैं, जैसे कॉकरोचेज हो गया। अब आपसे पूछ के तो आएंगे नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा है या नहीं, बट जनरली क्या होता है, कभी कभी किसी के घर में कॉकरोचेज निकलते हैं, रैट्स यानी कि चूहे, ठीक है, और जो वीवल्स होती है, वीवल्स क्या होती है, अनाज के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक जो होता है ना, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो वो चीज़ें। तो ये कह रहा है कि आप कैसे अपने किचन को इन चीज़ों से कैसे बचाओगे, बाई लीविंग द ड्रेन ओपन। अगर आप अपने घर का ड्रेन खुला छोड़ दोगे, सिंक है आपका, सिंक का अगर वो जो नाली होती है, अगर आप उसे बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ से ट्रैवल करके आपके घर में घुस जाएंगे। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है अपने किचन को प्रोटेक्ट करने का। आपको हमेशा अपने ड्रेन्स बंद रखने चाहिए बाय इंस्टॉलिंग कॉकरोच ट्रैप ऑन द ड्रेन्स। हाँ, अगर आप अपने ड्रेन के ऊपर, यानी कि आपकी जो ड्रेन हो गया उसके आसपास अगर आप अपने कॉकरोच ट्रैप लगा दोगे तो क्या वहाँ से किचन सेफ रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बाय इंस्टॉलिंग ग्लास विंडो एंड डोर्स, अगर आप ग्लास विंडो और डोर्स लगाओगे, क्या वहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपका किचन सेफ रहे? नॉट पॉसिबल। मतलब कि पॉसिबिलिटी है बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आपने 4 ऑप्शन में सबसे पहले ये देखना है कि भी सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है। जब आपको लगे कि इनमें से मुझे कोई करेक्ट नहीं लग रहा, फिर आप पॉसिबिलिटी को देखो, सबसे ज़्यादा आपको जो लग रहा है एक पॉसिबल आउटकम कौन सा होता है जिसकी मदद से आप अपना अच्छे से आंसर निकाल पाओगे, फिर आप पॉसिबिलिटी को देखो, ठीक है। बाय फिलिंग कॉर्नर्स एंड क्रैक्स विद नीडेड डफ। नीडेड डफ, अगर आप आटा गूंद कर अगर ऐसी जगह पर लगा दोगे कि आप वहाँ से अपने किचन को बचा सकते हो, बिल्कुल नहीं। फिर तो आप इनवाइट करोगे चूहों को, कॉकरोचेस को आने के लिए कि आइए हमारे किचन में घुस जाइए, ठीक है। तो ये भी बहुत गलत तरीका है अपने किचन को सेफ रखने का। तो ये करेक्ट आंसर इज़ बी। यहाँ पर आप ड्रेन के पास अगर आप अपने कॉकरोच ट्रैप्स लगा दोगे तो वहाँ से आपका किचन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी? रीड करना और टीवी देखना ये किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं? क्या ये हैवी एक्टिविटी है? नहीं, बैठ के कोई भी काम करना कोई हैवी चीज़ थोड़ी होता है। स्पेसिफिक? नहीं, ठीक है। मॉडरेट? नहीं, मॉडरेट भी नहीं है, ये एक लाइट एक्टिविटी है, ठीक है। हाँ जी, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू यू नॉट नीड टू वॉश योर हैंड्स? ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर आप अपना हाथ नहीं भी धोओगे तो चलेगा? बिफोर टेकिंग फूड आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में से खाना निकालने से पहले क्या हाथ धोना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो हाथ धोना नहीं है कंपलसरी, ठीक है। आफ्टर टचिंग योर माउथ एंड हेयर डू यू नॉट नीड टू वॉश योर हैंड्स? हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है करेक्ट आंसर इज़ योर ए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में से फूड निकालने के लिए आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आफ्टर टचिंग योर माउथ एंड हेयर, बिल्कुल आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है। पहले भी धोने चाहिए, बाद में भी धोने चाहिए। पहले इसलिए धोने चाहिए क्योंकि यू शुड कीप योर हैंड्स क्लीन बिफोर पुटिंग देम ऑन योर बॉडी। अपने शरीर पर कहीं पे भी हाथ लगाने से पहले हमें उन्हें धोना चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपनी सफाई रखनी है तो, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है, ठीक है, अपने आप को क्लीन रखना। बिफोर थ्रोइंग गार्बेज अवे, हाँ जी सर। 10th क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नॉट नीड टू वॉश योर हैंड्स? आपको अपने हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बिफोर टेकिंग फूड आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से खाना निकालने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है। आपके हाथ कैसे भी हो सकते हैं, आपको पता होगा आपके हाथ में सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने हाथों को हर जगह पे यूज़ करते हो, तो यू नेवर नो कि कहाँ से कैसा बैक्टीरिया आपके हाथों पे आ चुका है। तो खाने को टच करने से पहले, फूड को और बॉडी को टच करने से पहले आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, ये तो कंपलसरी है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, धोने चाहिए आपको, ठीक है। आफ्टर टचिंग योर माउथ एंड हेयर,
माउथ और हेयर टच करने के बाद आपको अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है। बिफोर थ्रोइंग गार्बेज अवे, कचरा फेंकने से पहले क्या आपको हाथ धोने चाहिए? नहीं, नहीं धोने चाहिए, बाद में धोने चाहिए। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बिफोर कुकिंग फूड। खाना पकाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। सो ये करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। हाँ जी। या व्हाट वुड यू डू टू अवॉइड अडल्ट्रेशन व्हेन बाइंग कुकिंग ऑयल? अडल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए आपको कुकिंग ऑयल, वट वुड यू डू टू अवॉइड अडल्ट्रेशन वैन बाइंग कुकिंग ऑयल? देखो अडल्ट्रेशन क्या होता है, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है आपकी बॉडी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा दैट आपने कहीं पे भी किसी स्टॉल पे देखा होगा कोई पकौड़े बनाने वाला होगा, वो बार बार, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 दिन के लिए एक ही तेल में रोज़ पकौड़े तल रहा है। लाइक आज उसने नया तेल लिया है और कल भी वही तेल लेगा, 10वें दिन तक वही तेल चला रहा है। वो तेल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो मर ही चुके हैं। उसके अलावा जो बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा हुआ है, जो जो रेजिड्यू उसके अंदर रह जाता है, वो जो गला हुआ है उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। अडल्ट्रेशन का होता है मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोसेस कर दिया कि वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है आपकी बॉडी के लिए, अब वो जहर बन चुकी है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप कर सकते हो अडल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए। कुकिंग ऑयल आप खरीद रहे हो तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये चीज़ पकाई हुई है यानी, लाइक पहले इसको इस्तेमाल किया हुआ है यानी, बाय लूज एंड चीप ऑयल। सस्ता तेल खरीदोगे तो अच्छा रहेगा? नो, ज़रूरी नहीं कि हर सस्ती चीज़ अच्छी हो, तो नहीं। लुक फॉर ISI मार्क, ISI मार्क तो इसके लिए होता ही नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। लुक फॉर अट्रैक्टिव पैकेजेस एंड बॉटल। हर सुंदर चीज़ें दिखने वाली सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुंदर दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ये भी गलत ऑप्शन है। बाय सील्ड पैकेट्स एंड बॉटल्स, सील की हुई चीज़ें हो कम से कम। अब अडल्ट्रेशन उसका हुआ है या नहीं हुआ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो एटलीस्ट पता है कि हमसे पहले इस चीज़ को किसी और ने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोसेंट्रिज्म इन अ 3-year-old इज दैट ही और शी। अब एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एक ऐसी आदत इकोसेंट्रिज्म की, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। तो ये ईगोसेंट्रिज्म का क्या होता है? देखो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है भाई कोई ईगोसेंट्रिक हो यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, जो सेल्फिश हो, ठीक है, और खुद के बारे में ही सोचे, कभी दूसरों के बारे में ना सोचे। तो ये जो क्वालिटी है वो 3 साल के बच्चे के अंदर कैसे पता चलेगी कि वो ईगोसेंट्रिक है या नहीं है? प्रेफर्स टू प्ले अलोन, ज़रूरी नहीं है, वो बच्चा और दूसरों के साथ भी खेल सकता है। कंसीडर्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू बी अलाइव, हाँ जी, कंसिडरेट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू बी अलाइव, ये तो कोई भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल जो ईगोसेंट्रिक है वही सोचे, ये तो कोई भी इमेजिन कर सकता है। कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, हाँ, जो बच्चे सेल्फिश होते हैं वो दूसरे का कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी काम करने का जो कारण है वो दूसरे पर्सन का क्या रहा होगा, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का होता है मतलब भी जो खुद के बारे में सोचे। तो जब किसी इंसान के लिए किसी दूसरे के बारे में सोचना मुश्किल होता है तो वो डिसाइड भी नहीं कर पाता है कि भाई उसने ये सब क्यों किया, राइट। तो लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईगो वाले बच्चे ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहें, बहुत सारे और बच्चे भी रहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि सबसे जो मुनासिब आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन सी, क्योंकि वो दूसरों का पर्सपेक्टिव वो बच्चे नहीं समझ पाते। हाँ जी। 13th question is an investment scheme that is not available at the post office. पोस्ट ऑफिस के अंदर कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। सो यह ऑप्शन ए इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, आप जो है अपनी एफडी होती है या फिर आरडी जो होती है वो आप अपने पोस्ट ऑफिस से भी करा सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये भी आपको जो है पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है बिजनेस के लिए। हाँ जी, जो प्रोविडेंट फंड होता है ये एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी कि कंपनी के अंदर ये कुछ ये कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक गवर्नमेंट मैंडेटेड एम्प्लॉयर असिस्टेड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। ये कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को ही यानी कि एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है। ये वाली सुविधा सभी के लिए है, ये वाली भी सभी के लिए है, किसान विकास पत्र भी सभी किसानों के लिए है। बट प्रोविडेंट फंड जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस कंपनी के अंदर जो प्रोवाइड कर रही है वो काम कर चुके हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, 14th क्वेश्चन इज विच स्टैंडर्ड मार्क वुड यू चेक व्हेन बाइंग अ बैग ऑफ व्हीट फ्लोर। आटा खरीदते समय आप कौन सी स्टैंडर्ड मार्क को देखोगे उसकी क्वालिटी पता करने के लिए, ठीक है। तो एफपीओ क्या होता है, एफपीओ होता है आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर माने कि ये जो है वो फ्रूट्स के लिए, फलों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आटा तो फल नहीं है तो ये तो गलत आंसर हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये सेकंड ऑप्शन इज एग मार्ट। ये जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्री एजी माने कि एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है जैसे दाल, सीरियल्स हो गए, मसाले हो गए, एडिबल तेल, एडिबल ऑयल्स हो गया, आपका आटा हो गया, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर से ही आता है, किसानों से ही आता है, राइट। तो जितनी भी एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं वो जहाँ से आते हैं उनकी क्वालिटी पता करने के लिए आप एग मार्क को देखते हो। अब जो आटा है वो है तो एग्रीकल्चरल ही चीज़, ठीक है। जो फार्मर्स हैं वो पहले गेहूँ बोएंगे, फिर वो काटेंगे, फिर गेहूँ का पीस के आटा बनता है, तो है तो ये एग्रीकल्चर की ही चीज़। तो अगर आप एग मार्क का साइन देखते हो तो वहाँ से आपको क्वालिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट इज योर ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है ये क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी माना जाता है, जो कि एक प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई, ठीक है। थर्ड इज योर FSIS, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर FSSAI आएगा, ठीक है। दैट इज़ योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। सो ये करेक्ट आंसर इज एग मार्क। हाँ जी, वाइल प्लेइंग अ चाइल्ड ओपन्ड एंड ब्रोक हिज न्यू टॉय, दिस वे ऑफ प्लेइंग इज कॉल्ड। अच्छा, खेलते समय एक बच्चे से क्या हुआ कि उसने अपना नया टॉय खोला और तोड़ दिया, तो इस तरीके का खेलने को हम क्या कहते हैं? नेचुरल तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर कोई नया टॉय मिलता है तो वो उसे प्रिजर्व करके रखता है, राइट, उसके साथ खेलना चाहता है, तो नेचुरल तो नहीं है ये। क्यूरियस, क्या ये क्यूरियस है? हाँ बिल्कुल है। खोला और सीधा तोड़ दिया, खेला भी नहीं, तो मतलब वो शायद बच्चा कुछ तो करना चाह रहा था उस खिलौने के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन को हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन इज साइंटिफिक। साइंस जैसा तो इसमें कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं है बच्चे ने एक एक पार्ट को खोल के निकाला, उसने सीधा तोड़ा है, तो उसे हम साइंटिफिक तो नहीं कह सकते। सीरियस, अब वो बच्चा खोलते ही उसने तोड़ दिया, तो ये कोई सीरियस बिहेवियर तो हुआ नहीं, तो जैसा हमारा शक था बिल्कुल सही निकला। योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, योर 16th क्वेश्चन इज वर्किंग इन द करेक्ट पोस्चर इज नेसेसरी बिकॉज इट अलाउज अ पर्सन टू। एक सही पोस्चर में बैठने से क्या होता है? गेट सफिशिएंट रेस्ट फॉर द बॉडी। ज़रूरी नहीं है क्या पता स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के किसी को आराम ना मिलता हो, ठीक है। फिनिश वर्क ऑन टाइम, नहीं, किसी भी प्रकार की पोजीशन में बैठने से ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सही टाइम पे पूरा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। डू टू वर्क साइमल्टेनियसली, नहीं।
बैठने का आपका काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि आप अच्छे से कर पाओ, आपकी बॉडी भी रहे, आप एनर्जी ज़रूर सेव कर सकते हो। आप सही पोजीशन में बैठे हो, आपकी बॉडी अलर्ट है, आप टाइम से अपना काम पूरा करके आप और भी आप एक्टिव रहते हो बेसिकली, ठीक है। उसका आपके नर्वस सिस्टम से लेना देना है बैठने का, सिटिंग का नर्वस सिस्टम से लेना देना है, बट उसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी किसी भी काम को पूरा करते हो, लेकिन ये आपकी एनर्जी ज़रूर बचा देता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सेविंग एनर्जी। 17th क्वेश्चन इज, हाँ जी, अ फैमिली ट्रेवल्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेव्स मनी। एक परिवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सरकारी साधन में जाकर पैसे बचाता है। व्हाट टाइप ऑफ इनकम इज दिस कॉल्ड, ठीक है। हाँ जी, इसे किस प्रकार की इनकम कहा जाता है? डायरेक्ट रियल इनकम नहीं, डायरेक्ट रियल इनकम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो पैसे बचा भी रहे हैं तो उनको सामने से कोई आके पैसा दे नहीं रहा है, ठीक है। उनको कोई रियल मनी प्रोवाइड नहीं किया जाता, बस उनके मान लो कि उनके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो वो 5,000 की 5,000 ही रहे, तो ये कोई बचत नहीं हुई है, उनको किसी ने पैसे दिए नहीं है, इट जस्ट उनके पास जितने थे उतने ही पैसे हैं, ठीक है। साइकिक इमेजनरी इनकम, इमेजनरी इनकम, हाँ इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में उन्हें लगता है पैसे बच गए, फिजिकली किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा, अब मेरे पैसे बचे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी शॉपिंग की और आपको 20% डिस्काउंट मिला, आपने फिजिकली पैसे बचते तो नहीं देखा ना, लेकिन आपने इमेजिन किया कि जो चीज़ 6,000 की है वही चीज़ अगर मुझे 4,000 में मिल रही है, तो वो आपको इमेजनरी आपको अपना फ़ायदा होता दिखा, ठीक है। इनडायरेक्ट रियल इनकम नहीं, ये कोई इनडायरेक्ट रियल इनकम भी नहीं है। मॉनिटरी इनकम, ठीक है। मॉनिटरी इनकम क्या होता है? मॉनिटरी इनकम वो होता है जो आपको परिवार में आपको कोई पैसा दे, दादी मम्मी पापा नानी चाचा जो भी, ठीक है। तो ये मॉनिटरी इनकम भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई जितने पैसे थे उतने ही हैं, आपको आपके दिमाग में आपको बचत हुई है, तो इसे हम इमेजनरी इनकम ही कह सकते हैं, और कोई मुनासिब मुझे आंसर नहीं लग रहा है। 18th क्वेश्चन इज, दीज फूड्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। किस चीज़ को खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है? एप्पल एंड ऑरेंजेस। एप्पल एंड ऑरेंज खाने से आपको एनर्जी तो नहीं आती, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, लेकिन ये आपको एनर्जी नहीं देता है। ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं। एप्पल एंड ऑरेंज एक टाइप का, ये एक फॉर्म ऑफ सुक्रोज होता है, ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंजेस पानी होता है एक प्रकार का आपकी बॉडी के लिए, फाइबर प्लस वाटर प्लस सुक्रोज, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके फ्रूट्स में आती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये एक हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का, बट इट इज़ नॉट अ एनर्जी प्रोवाइडर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है? शुगर एंड नट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा दैट, बताते नहीं है कुछ लोग कि मैं बहुत थक गया था, मुझे कुछ मीठा खाने का मन किया, मैंने मीठा खाया। वो मीठा खाने का मन क्यों करता है? क्योंकि शुगर जो है वो इंस्टेंट स्पाइक देता है इंसुलिन को, ठीक है, और वो जो इंस्टेंट जो स्पाइक मिलता है वो आपकी एनर्जी होती है, कि इंस्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर शुगर गया, आपको एनर्जी आ गई काम करने की, ठीक है। रात को होता है कि लोग मीठा खा लेते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इंसुलिन जो स्पाइक करता है ना, वहाँ से आपकी एनर्जी बनती है। नट्स का भी ऐसे ही होता है, बट इट जस्ट कि ये बहुत ही सेफ वे है एनर्जी को लाने का, ठीक है। शुगर जो है वो इंस्टेंट स्पाइक करता है, आपकी बॉडी में एकदम से डोपामिन बढ़ जाता है, ठीक है। और एक एड्रेनालाइन भी होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो इंस्टेंट आपकी बॉडी को अलर्ट कर देता है, ठीक है। आपने बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कभी कभी आपने खुद भी फील हुआ होगा दैट आप ना कभी मान लो कि आप गिर गए, आप कुछ भी राइड कर रहे थे, आप अपनी साइकिल से गिर गए, तो जब आप गिरते हो तब आपको दर्द नहीं होता है ज़्यादा। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको तब दर्द नहीं होता, क्योंकि तब आप हड़बड़ाहट में होते हो,
और उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी एक इंस्टेंट स्टेट ऑफ शॉक में जाती है कि अचानक आपके साथ कुछ हो गया, आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन बढ़ जाता है। एड्रेनालाइन क्या होता है, ये जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जहाँ पर आपकी बॉडी इंस्टेंट अलर्ट मोड पे चली जाती है। और एड्रेनालाइन जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी सिर्फ आपको ज़िंदा रखने पे फोकस रखती है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी पे एड्रेनालाइन आया, आपको अगर उस टाइम पे कितनी भी गहरी चोट लग जाओ, आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि तब आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन चल रहा है। आपकी बॉडी सिर्फ आपको ज़िंदा रखने पे फोकस कर रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कहीं पे भी चोट लग रही है, कितना भी खून बह रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आपका एड्रेनालाइन कम होने लग जाता है, जैसे जैसे आपका एड्रेनालाइन चला जाता है, फिर आपने देखा होगा कि घर पहुंच गए, अब अच्छे से बैठे, फिर आपको दर्द होना स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में। क्यों? एड्रेनालाइन चला गया, अब हमारी बॉडी आ गई है, अब हमारी बॉडी हीलिंग स्टेज पे जाएगी। बॉडी का तब काम था आपको सिर्फ ज़िंदा रखना, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि आप ज़िंदा हो, फिर बॉडी अपने पार्ट्स को हील करना स्टार्ट कर देती है, और तब आपको पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ रशेज़ होते हैं, ये आप याद रखना। जैसे आपका एक एड्रेनालाइन हो गया, ठीक है, एक शुगर रश होता है, ठीक है, इंस्टेंट स्पाइक मिलता है आपके इंसुलिन को। सो ये करेक्ट आंसर इज शुगर एंड नट्स। बहुत ही एक एग्जाम्पल, बहुत ही आसान चीज़ है, जहाँ पर भी आपको मिल जाए कि अचानक एनर्जी चाहिए, आप जो है शुगर को आंसर कर देना, ठीक है। 19th क्वेश्चन इज व्हाट अडल्ट्रेंट इज इंडिकेटेड बाय लेंटिल्स दैट लुक क्रूक्ड एंड अनइवन लाइक चिकपीज। ऐसा कौन सा अडल्ट्रेंट है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि जो लेंटिल्स हैं वो क्रूक्ड है और अनइवन है, चिकपीस की तरह। चिकपी क्या होता है? चना होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। वो जो चने होते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं, वो खाने वाले चने आपने देखा होगा। तो वो जो चने होते हैं उन्हें हम चिकपीस बोलते हैं। तो वो ऐसा कौन सा जो है इंडिकेट करता है, अडल्ट्रेंट कौन सा है जिससे हमें पता लगता है कि आपके पास जो भी लेंटिल्स आए हैं वो क्रूक्ड और अनइवन है, यानी कि खराब क्वालिटी के हैं। वो कौन सा अडल्ट्रेंट है? वो अडल्ट्रेंट है आपका मेंटेनिल येलो। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है। मेंटेनिल येलो की मदद से आपको पता लगता है कि आपके जो लेंटिल्स हैं वो क्रूक्ड या अनइवन है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो जो अडल्ट्रेंट है, जिससे चिकपीस क्रूक्ड है या नहीं है, लेंटिल्स किसी भी प्रकार का अनाज, वो आपको जो है मेंटेनिल येलो से पता लगता है, ठीक है। हाँ जी, योर 20th क्वेश्चन इज, हाँ जी, योर 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टॉयज वुड यू बाय फॉर योर 4 month old नेफ्यू। आप अपने 4 महीने के नेफ्यू के लिए क्या चीज़ खरीदोगे? ओके हाँ जी, तो कौन सा ऐसा खिलौना है आप अपने नेफ्यू को दोगे? टीथर। देखो, बच्चों के दांत कब आने लगते हैं? जब वो 8 से 9 महीने के हो जाते हैं, ठीक है। तब जब 1 साल के करीब आने लग जाते हैं, तब बच्चों को दांत आने लगते हैं। तो टीथर की तो तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रैटल क्या होता है? ये एक वो बजने वाली कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो हाँ, तो 4 महीने का बच्चा अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो बिल्कुल आप उसको कह सकते हो कि वो डेवलप ही नहीं हुआ है अभी अच्छे से, पैदा होने के बाद उसके अभी पूरे सेंसेस इंटैक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है, उनके जो हियरिंग है, जो उनके कान है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो अपने आसपास सुनने वाली हियरिंग, देयर ईयर्स एंड आईज़। जब तक बच्चे किसी भी प्रकार की मूवमेंट खुद से नहीं करने लगते, ये 2 चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो जो सुनते हैं और देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो किसी भी साउंड को लेकर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो किसी ने कुछ बजाना स्टार्ट कर दिया एंड वो एकदम से चुप हो गया, तो वो जो है उनके ईयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं किसी भी चेंज को। वाइब्रेशंस उनको फील होती हैं छोटे बच्चों को। एंड आइज़, वो जो चीज़ें देखते हैं, आपने देखा होगा वो नहीं बजने वाला भी अगर कोई खिलौना है और अगर आप वो बच्चे के सामने ला के रख दोगे, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि
उनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वो अपने आसपास बहुत क्यूरियस होकर देखते रहते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो एक रैटल बहुत अच्छा खिलौना है एक 4 महीने के बच्चे के लिए, क्योंकि वो कलरफुल भी होता है, तो वो आइज़ के लिए भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होता है, एंड वो बजता भी है, तो उनके कानों के लिए भी वो बहुत अच्छा तरीका है उनको एक चीज़ से फेमिलियर कराने का, ठीक है। ब्लॉक सेट नहीं है, क्योंकि बच्चे को अभी उसके अंदर वो मोमेंटरी कंट्रोल नहीं आया है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर सेट, अब वो बच्चा 4 महीने का है, डॉक्टर सेट का वो क्या ही करेगा, उसको नहीं पता होगा क्या करना है। एंड डॉक्टर सेट इज़ अ बच्चों उनके लिए, अभी जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनके लिए है। तो rattle is the correct answer. At what age can a child draw their first picture? अपनी पहली पिक्चर एक बच्चा कब अपनी पहली पिक्चर को ड्रॉ कर सकता है? पूछा ये जा रहा है आपसे असलियत में कि भाई अपनी हैंड को कंट्रोल वो कब कर लेता है, कौन सी उम्र में आके? 2 साल। देखो 2 साल, हाँ मोमेंटरी कंट्रोल तब आने लगता है, बट मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने लगता है, ठीक है। 2.5 साल, हाँ। 2.5 से 3 ईयर्स की एज के अंदर एक बच्चा जो है वो अपनी हैंड मूवमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, और वो अपने अकॉर्डिंग उन जो है मूवमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग चला भी सकता है। तो 2.5 इज़ अ गुड एज। 3 साल बीच में कहा है, 3 साल को आप इसके अंदर काउंट नहीं करोगे, ठीक है। 3 साल का बच्चा तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में तो बच्चा अभी अच्छे से चलना और उसने बैठना ही नहीं सीखा है, तो ये तो है ही वैसे भी गलत, ठीक है। इसको भी हम गलत मानेंगे। योर करेक्ट आंसर इज 2.5 ईयर्स, ठीक है। हाँ जी। रिया कुक्स फूड इन द किचन एंड ऑल्सो वॉशेज डर्टी डिशेज। अब रिया एक किचन में बैठ के खाना भी बना रही है और वो साथ साथ बर्तन भी धो रही है। वॉट इज़ इट कॉल्ड टू परफॉर्म 2 टास्क एट द सेम टाइम? जब एक ही समय पर कोई इंसान 2 काम कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे उसको? ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ पीक लोड पीरियड। देखो पीक लोड पीरियड क्या होता है? ये एक दिन का ऐसा समय होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम और एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे सुबह का टाइम हो गया, ठीक है। एक घर में, किसी भी घर में आप देखोगे सुबह के टाइम पे जो हाउसवाइफ्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि सुबह उठ को उनके सभी घर के लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है स्कूल के लिए, फिर उनको स्टॉप पर उनका खाना पैक करो, फिर उनको ले जाओ। तो ये पीक लोड पीरियड होता है जब एक दिन के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो एक टाइम पर हो रही हैं, बट दो मतलब कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज योर डॉव टेलिंग। डॉव टेलिंग क्या होता है? एक टेक्निक जिसके अंदर 2 से ज़्यादा घर के काम एक समय पर किए जाएं, 2 से ज़्यादा। अब ये पीक लोड पीरियड जो होता है ना, ये इम्पोर्टेंट टाइम हो गया कि सबके लिए अभी बन रहेगा। लेकिन डॉव टेलिंग जो है ये एक दिन का कोई भी ऐसा समय है जहाँ पर एक से ज़्यादा काम को परफॉर्म किया जा रहा हो एक ही समय पे, उसे हम डॉव टेलिंग कहते हैं, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। वर्क प्लानिंग तो कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसका टास्क से कोई लेना देना नहीं है। वर्क मैनेजमेंट का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉव टेलिंग इज द करेक्ट आंसर। Your 23rd question is why is it necessary to wash your hands before handling food? खाने से पहले आपको हाथ क्यों धोने चाहिए? क्यों धोते हो आप खाने से पहले? ताकि आपके हाथों में जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं, वो कहीं खाने में ना चला जाए, राइट। तो योर करेक्ट आंसर इज़ टू कीप द फूड जर्म फ्री, ताकि आपके हाथों का, आप अपने हाथ बहुत सारी जगह रखते हो, राइट। आप सोते समय अपने बिस्तर पे रखते हो, उठते ही आप उसे वॉश बेसिन पे रखते हो, टूथब्रश पे रखते हो, आपको नहीं पता कि आपके टूथब्रश पे किस प्रकार के जर्म्स हैं, ठीक है। तो वो आपके हाथों में ट्रैवल करते हैं, और ताकि वही जो जर्म्स है आपके खाने में ना चले जाएं, इसीलिए आप अपने हैंड्स को वॉश करते हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ जी। 24th क्वेश्चन इज हाउ कैन अ स्टेन बी आइडेंटिफाइड? आप एक स्टेन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? हमने अभी अभी पढ़ा था कि स्टेन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कलर से, क्या आप कलर और शेप से
एक स्टेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ऑयल का एक अलग स्टेन होता है, उनका कलर अलग होता है, ठीक है। और मिक्स स्टेन का भी एक वो होता है। डाई अगर पेंट अगर आपके कपड़ों पे लग जाए तो उसका एक अलग कलर होता है। कलर और शेप से आपको स्टेन का पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेंट है वो जितने एरिया पे लगा उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी जो कपड़े हैं उसके ऊपर अगर ऑयल गिर गया तो वो फैलेगा, ठीक है, वो एक अननेचुरल शेप में आ जाएगा। तो हमें वहाँ से पता लग जाएगा कि ये ऑयल का स्टेन है। तो आप कलर और शेप से पता कर सकते हैं। शेप एंड स्मेल, देखो सूंघ के तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उनकी स्टेन की, हाँ, अगर बड़ी मात्रा में है तब आप सूंघ सकते हो, बट अगर एक छोटी सी मात्रा है तो वहाँ से आपको नहीं पता लगेगा कि किस प्रकार की स्मेल है। टेस्ट, आप टेस्ट कैसे करोगे? तो वो तो नॉट पॉसिबल है। सो ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। 25th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ वर्क एक्टिविटीज एंड देयर एग्जाम्पल। हैवी एक्टिविटीज़, हाँ जी, तो हमें इनकरेक्ट पेयर ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ बताना है और उनके एग्जाम्पल। हैवी एक्टिविटीज़ में हमें रनिंग और मॉपिंग, हाँ, रनिंग एक हैवी एक्टिविटी मान सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी, पूरी बॉडी ही वर्कआउट कर रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक जो है हैवी एक्टिविटी है। मॉडरेट एक्टिविटी आयरनिंग एंड कुकिंग, हाँ, ठीक है। सीजनल एक्टिविटीज़ मेकिंग पिकल्स, स्टोरिंग विंटर क्लोथ्स, हाँ, ये भी ठीक है। लाइट एक्टिविटीज़ जॉगिंग एंड स्वीपिंग। जॉगिंग एंड स्वीपिंग इज़ नॉट अ लाइट एक्टिविटी, ठीक है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा जॉगिंग जो है वो रनिंग जो है वो रनिंग एंड मोपिंग इज इन द हैवी एक्टिविटी। तो स्वीपिंग भी तो मोपिंग ही होता है ना, स्वीपिंग पोछा लगाना। एक जनरल भाषा में स्वीपिंग और मोपिंग को हम जनरली पोछे के लिए ही यूज़ करते हैं। आपके घर में जो पोछा लगाया जाता है, तो ये लाइट एक्टिविटीज़ नहीं है। स्वीपिंग इज़ अ काफ़ी हैवी एक्टिविटी, ठीक है। Which grease absorbent can Mayur use to remove a greasy stain from his कुर्ता? उसके जो मयूर है उसके कुर्ते पर एक स्टेन लगा गया है, ग्रीसी स्टेन, दैट इज वेदर इट इज़ एन ऑयल और घी, ठीक है। ऑयल, घी, बटर, इन सब का स्टेन जो है वो ग्रीसी होता है। तो किस चीज़ से? शुगर से नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा। पेट्रोल से नो, केरोसिन से नहीं, चौक से वो कवर कर सकता है उस स्टेन को एंड देन ही कैन लेटर रिमूव इट। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो ग्रीसी स्टेन्स हैं, ठीक है, वो आप, और हमने पढ़ा भी था दैट ग्रीसी एंड ऑयली स्टेन्स को हम चौक पाउडर से, टेल्कम पाउडर से, फ्लोर से, इन सब से जो है एब्जॉर्ब करने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर हम इसको पाउडर को आराम से ब्रश कर देते हैं और फिर सोप या डिटर्जेंट से हम उसको धो देते हैं तो वो उतर जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाँ जी। 27th क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डू अ चाइल्ड्स टेम्परेरी टीथ स्टार्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ? कौन सी उम्र होती है? नहीं, यहाँ पर तो आपके मिल्क टीथ ही चल रहे होते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज 5 to 6 years, ठीक है। इस टाइम पे आपके परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ जी। द ISI मार्क कैन बी फाउंड ऑन द लेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ISI मार्क किस पे मिलता है आपको? हाँ जी, द ISI मार्क कैन बी फाउंड ऑन द लेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ISI मार्क आपको किस पर मिलता है? ISI मार्क कौन सा होता है? अभी पढ़ाया था। ISI इज इंडस्ट्रियल, सॉरी, हाँ जी, ISI इज़ योर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ISI मार्क जो है वो इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होती है जैसे आयरन, हीटर, मिक्सर्स, इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर ISI का मार्क लगता है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के लिए। क्या ये एक इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है? नहीं है। इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है, तो इनमें से किसी के ऊपर भी ISI मार्क नहीं हो सकता है। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हैंड्स शुड बी वॉश्ड थोरोली फॉर, अगर आपको एक पर्सनल हाइजीन बना के रखनी है तो हाथ आपको कम से कम 20 सेकेंड धोने चाहिए, ठीक है। 20 seconds इज़ मोर देन इनफ। व्हेन टू एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड टुगेदर, when two activities are grouped together and scheduled simultaneously to save time and energy, it is called, जब किन्हीं भी दो काम को एक साथ करने को 4 लोगों को कह दिया जाए, 4 मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को
ठीक है, और उन्हें सेम टाइम पर कर देना चाहिए, तो समय और एनर्जी बचती है और इसे हम कहते हैं लेबर सेविंग। ठीक है, तो इसे हम लेबर सेविंग कहते हैं, क्योंकि आप एक ही दो काम को एक ही टाइम पे लोगों से करा रहे हो, तो यहाँ से आपका काम बच रहा है। ठीक है, यस यस। सेकेंड 31st क्वेश्चन इज हमें लिस्ट ए के अंदर स्टेन्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 के अंदर हमें स्टेन रिमूवल एजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रीस सॉल्वेंट। ग्रीस सॉल्वेंट को हम किससे रिमूव कर सकते हैं? ग्रीस सॉल्वेंट को आप रस्ट स्टेन से रिमूव करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज एल्कलाइन रिएजेंट। एल्कलाइन रिएजेंट से क्या चीज़ रिमूव होती है? योर ऑयल। ठीक है, हाँ जी। एसिडिक रिएजेंट, एसिडिक रिएजेंट से क्या रिमूव होता है? आपका पेंट रिमूव होता है। ग्रीस एब्जॉर्बेंट, ग्रीस एब्जॉर्बेंट कौन सा? स्वेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लेना। ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप याद रख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज दिस। हाँ जी। 32nd क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो 32nd क्वेश्चन में हमें लिस्ट ए में फूड आइटम्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कौन से फूड आइटम से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलता है। पिजन पी, अरहर दाल। अरहर दाल से आपको क्या मिलता है? अरहर की दाल से आपको मिलता है प्रोटीन। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। लीफी वेजिटेबल से आपको फाइबर मिलता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड इज योर मिलेट्स। ठीक है, मिलेट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मिलेट क्या होता है? मिलेट इज, वो आपकी स्मॉल सीडेड क्रॉप्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं खाने के लिए। ठीक है, उनकी न्यूट्रिशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। एंड इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मिलेट्स के अंदर आते हैं। फोर्थ इज घी। घी क्या होता है? घी आपका फैट, एक बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको फैट प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ हेल्दी फैट। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत जगह ये मिसकंसेप्शन चला हुआ है दैट यू शुड नॉट ईट घी, जबकि घी इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फैट इन द वर्ल्ड। अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करते हैं, अगर आप एक जो है नॉर्मली एक्टिव पर्सन है, तो आपको घी खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी के अंदर फैट की भी नीड होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने कुछ जैसा है नहीं, ये डेली नॉलेज है, राइट? ये तो सबको ही पता है, घी से आपको फैट मिलता है, मिलेट्स जो है वो फाइबर लीफी वेजिटेबल्स आपको फाइबर देते हैं, मिलेट्स आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, पिजन पी आपको प्रोटीन देता है। ठीक है, यस। 33rd क्वेश्चन इज एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, महंगे फूड्स और चीपर फूड ऑल्टरनेटिव्स। इनके चीपर फूड ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? शुगर। हाँ जी, शुगर जो चीनी है उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इनमें से मीठी चीज़ कौन सी है? जैगरी। शुगर, चीनी की जगह आप गुड़ ले सकते हो। ठीक है, ऑरेंज क्या है? फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट की जगह आप ऑरेंज की जगह आप क्या ले सकते हो? इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, चीपर ऑल्टरनेटिव है गुआवा। ठीक है, चीज़ जो है वो महंगा है, चीज़ की जगह आप क्या ले सकते हो? सोयाबीन नगेट्स। ठीक है, आमंड की जगह आप पीनट्स ले सकते हो। हाँ जी, यस। 34th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। पहली लिस्ट में आपको दिया हुआ है फूड आर्टिकल्स और अडल्ट्रेंट्स, उनके कौन कौन से अडल्ट्रेड वर्जन क्या होता है? मिल्क, दूध का अडल्ट्रेड वर्जन होता है। जो अडल्ट्रेंट्स क्या क्या मिलाए जाते हैं, इनके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? तो दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी के अंदर मिथेनाइल येलो, ये एक कलरिंग सब्सटेंस है जो आपकी हल्दी के अंदर मिलाया जाता है उसे कलर देने के लिए, जबकि ये हल्दी के अंदर नहीं किसी और चीज़ के अंदर मिलाया जाता है ताकि वो हल्दी जैसा दिखे, जबकि वो एक्चुअली में हल्दी होती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अडल्ट्रेंट है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है? एरिजेमोन ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। चना दाल के अंदर क्या मिलाया जाता है? केसरी दाल।
ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, दाल के अंदर तो दाल ही मिलाएंगे ना, ठीक है। दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। बस ये दोनों याद कर लेना। टर्मरिक के अंदर मिटाइनिल येलो, अब टर्मरिक येलो कलर की होती है और ये मिटानाइल येलो लिखा हुआ है, तो येलो को येलो से मैच कर देना। बच गया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है, और अरिजिमोन ऑयल यहाँ पर भी ऑयल है। ऑयल को ऑयल से मैच कर दो, क्योंकि ऑयल के अंदर ऑयल ही डालेंगे, पानी तो डाल नहीं सकते, ठीक है। 35 है, न्यूट्रिएंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें लिस्ट 2 में उसके हमें बताया हुआ है कि भाई कौन से हमें क्या मिलेगा। हाँ जी, तो न्यूट्रिएंट्स कौन सी इनमें से क्या खाएं कि हमारे पास ये है, तो विटामिन ए, क्या खाने से हमारे पास विटामिन ए आता है? कैरेट और पपाया, कैरेट और पपाया के अंदर विटामिन ए होता है। प्रोटीन, अब क्या चीज़ खाने से आपको प्रोटीन मिलता है? पीनट्स एंड सोयाबीन, ठीक है। हाँ जी, अच्छा देखो एक और अच्छा एग्जांपल है, प्रोटीन का कैसे पता चलेगा? देखो पीनट, आज के टाइम पे पीनट बटर आता है, ठीक है। पीनट बटर लोग क्यों खाते हैं? जिम में जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा पीनट बटर खाते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन पीनट से मिलेगा। कैल्शियम, कैल्शियम किस से मिलेगा आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। विटामिन सी किस में होता है? लेमन में, ये तो सबको पता है कि लेमन के अंदर और गुआवा के अंदर विटामिन सी होता है। ये बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए। 36 क्वेश्चन इज टाइप ऑफ प्ले एग्जाम्पल्स, टाइप ऑफ प्ले एंड एग्जाम्पल्स। पैसिव, अच्छा जी, पैसिव प्ले कौन सा होता है? जैसे प्लेइंग अलोन विद द टॉयज, ठीक है, जब आप अकेले खिलौने के साथ खेल रहे होंगे। एक्टिव, एक्टिव प्लेइंग कौन सी होती है? साइकिलिंग, साइकिलिंग के अंदर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, अपनी पैरों की हैंड मूवमेंट को आपको सिंक में रखना होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी कौन सी होती है हमारी? अनस्क्रूइंग अ टॉय कार। नेचुरल, गर्ल्स प्लेइंग विद द डॉल्स, ये नेचुरल है, इट इज़ नेचुरल बाय नेचर कि एक लड़की मतलब कि डॉल्स के साथ खेलेगी, एक लड़के को कार्स के अंदर, टॉयज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा, तो ये एक नेचुरल डिस्पोजिशन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम ये चीज़ सच हो, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है। Yes, your 37th question is in which two of the following ways can low cost meals be prepared? सस्ता खाना कौन सी मील्स के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है? तो इनमें से पहला ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ, बाय सीजनल फूड आइटम्स, मॉडिफाई लेफ्ट ओवर फूड इन एन अट्रैक्टिव वे। यहाँ पर हमें मील्स प्रिपेयर करने को पूछा गया है, लेफ्ट ओवर का क्या करना है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी इज फर्स्ट एंड थर्ड, कट वेजिटेबल्स यूनिफॉर्मली कट करो, सोक पल्सेस बिफोर कुकिंग। वेजिटेबल्स और पल्सेस ये कोई अच्छे से सेंटेंस ही नहीं बना। थर्ड इज सेकेंड एंड बाय सीजनल फूड आइटम्स एंड सोक पल्सेस बिफोर कुकिंग, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चौथा है कट वेजिटेबल्स यूनिफॉर्मली मोडिफाई, नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। 38 है सीमा रिफ्यूज टू बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर, व्हाट कुड बी द रीज़न? सीमा ने जो है मना कर दिया सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए, क्या रीज़न हो सकता है? द वेंडर वॉज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, द वेंडर वॉज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, ये तो बिल्कुल सही बातें करना चाहिए सभी को। द वेंडर वॉज यूजिंग स्टोन्स इंस्टेड ऑफ वेट्स, ओके, ये तो हाँ, ये ऑप्शन आज के टाइम पे स्टोन्स अगर यूज़ करेगा तो वो लाइक दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, देयर वाज अ मैग्नेट अटैच टू द बॉटम। हाँ, ये एक बिल्कुल सही एग्जांपल हो सकता है कि जो वेइंग मशीन है, अगर आप उसके नीचे एक मैग्नेट को स्टक कर दोगे तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल 200 ग्राम्स की चीज़ है उसको भी ये 1 kg का शो करेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, बायर को। तो there was a magnet attached to the bottom of weighing scale plate, and fourth is the vendor was using stones instead of weights। ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेट तो सभी को यूज़ करना चाहिए, और वेंडर जो है वो फ्रेश वेजिटेबल सेल कर रहा था, तो इसमें से कोई क्यों ही अपसेट होएगा, राइट। सो ये करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स? कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है जो आप दूसरे को दे सकते हो? क्या आप अपना समय किसी को दे सकते हो? नहीं। हाँ, पैसा दे सकते हो। एनर्जी नहीं दे सकते हो। ज्वेलरी नहीं दे सकते हो। मनी इज़ द ओनली सोर्स यू कैन ट्रांसफर टू समवन
एल्स। अच्छा, 2 ऑप्शन हमें पता करने हैं, तो सेकेंड एंड फोर्थ मनी एंड, हाँ ज्वेलरी, तो फिर ए करेक्ट आंसर है, मनी एंड ज्वेलरी आप दे सकते हो। सॉरी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ आप नहीं दे सकते हो, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सो करेक्ट आंसर इज मनी एंड एनर्जी। ये 2 चीज़ें आप किसी भी इंसान को नहीं दे सकते हो, राइट। कैन नॉट बी ट्रांसफर है। मेरी तरह आप भी गलती नहीं करना। कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं और उसी के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गलती हुई मुझसे, आपने ये गलती नहीं दोहरानी। इसीलिए सबसे पहले एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, जब आप किसी भी सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है, आंसर शीट को, पेन पेंसिल को सबको एक बार साइड रख दो और सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ठीक है। और फिर आप सबसे पहले आप क्या नोट डाउन करोगे अपने क्वेश्चन पेपर पे, आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले टिक करोगे जिनके अंदर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस तो मुझे आते ही आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ना नीचे थोड़ा सा निशान लगा लो कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं। मान लो कि आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको 3 आते हैं, ठीक है। 3 आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, मान लो कि ये 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब 2 क्वेश्चंस वो करो जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा बहुत है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है। फिर टाइम निकाल के इन दोनों को लास्ट में अटैम्प्ट करो और अच्छे से सोच के जो लिख सकते हो वो लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझसे गलती हुई है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सही कर दूंगी, लेकिन अगर आपसे गलती होगी तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। करेक्ट आंसर वॉज टाइम एंड एनर्जी। आप किसी को टाइम एंड एनर्जी नहीं दे सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिमूविंग एन अननोन स्टेन इन अ करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। हमें सही ऑर्डर में किसी स्टेन को रिमूव करना है, तो ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है द स्टेन शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली वाइल इट्स फ्रेश। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम ये होता है, जैसे ही स्टेन लगा वैसे ही, जैसे आपकी शर्ट पे लगा तो जल्दी से जल्दी शर्ट को उतारो और उसे उतारने की कोशिश करो। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, सोक द स्टेन इन कोल्ड वाटर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। आपको कोल्ड वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा उसको भिगोना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे गर्म पानी में भिगो दोगे तो वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। फिर जो है सोक द स्टेन इन वार्म सोपी वाटर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फिर एक्सपोज द स्टेन टू सनलाइट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, जहाँ पर आपको सर्टेन है कि यही ही आंसर आएगा, वहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आंसर सही है उसको टिक करके आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 41st क्वेश्चन इज व्हाट न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाकर आपको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स खा के आपको काम करने की एनर्जी, मतलब कि एनर्जी नहीं आती है आपके पास। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये खाने से ही आपको एनर्जी मिलती है। ये नेसेसरी होता है आपकी बॉडी के लिए, बट एनर्जी के लिए शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये भारी भरकम चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक्सेसिव एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हाँ जी, 42nd क्वेश्चन इज, हाँ जी 42nd क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग। टाइम मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उससे क्या मदद मिलती है। फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स विद अ लिमिटेड टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल सही है, टाइम मैनेजमेंट ही इसलिए किया जाता है ताकि कम टाइम में आप अच्छे से अपना कोई भी काम कंप्लीट कर पाओ। इंक्रीजेज एनजाइटी, नहीं एनजाइटी नहीं बढ़ती है। डज नॉट प्रोवाइड लेजर टाइम, ये भी गलत है। प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, हाँ टाइम मैनेजमेंट से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कौन से 2 ऑप्शन है जो सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, यस, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, लेबल एंड as assertion and a reason. Assertion A, hair should be tied and covered so that hair does not fall out, or this ensures good hygiene habits. Choose the most appropriate answer from the following. Both assertion and a reason are true, and reason is a correct explanation of assertion A. देखो हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि भाई जो बाल है वो हमें बांध कर कवर करके रखने चाहिए ताकि हमारे बाल गिरे नहीं, और रीज़न ये कह रहा है कि इससे हमारी हाइजीन अच्छी रहती है,
हाइजीन हैबिट्स हमारी अच्छी रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर बाल बांध के कवर करके क्यों रखनी चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी के जो हमारी बाल है वो प्रिजर्व रहें। बांध कर अगर आप रखोगे तो उनका टूटने का डर कम हो जाता है और इससे आपकी हाइजीन भी अच्छी रहती है। खुले बाल अगर आप किसी भी सरफेस पर रखोगे तो बैक्टीरिया वगैरह चिपकेगा तो बहुत ज़्यादा वो अनहाइजीनिक हो जाता था। तो जो है बिल्कुल सही है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। द स्टिफनिंग एजेंट यूज फॉर फिनिशिंग सिल्क फैब्रिक्स इज गम। स्टिफनिंग एजेंट जो सिल्क फैब्रिक्स को करने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ योर गम। गम यूज़ किया जाता है। देखो, इसको करने का कोई आसान तरीका नहीं है, रटना तो पड़ेगा ही, और आसान है। स्टिफनिंग एजेंट अपने पेड़ों पर देखा होगा, एक टाइप का गम, एक जेली टाइप का मतलब कि मटेरियल सा उसके अंदर प्रोवाइड होता है, दैट इज़ योर गम। और वो एज एन स्टिफनिंग एजेंट भी होता है, आपके सिल्क फैब्रिक्स के लिए यूज़ होता है। शीला डज नॉट लाइक मेकिंग टी। वेन एवर शी इज़ आस्क्ड टू मेक टी शी एक्सपीरियंसेस डैश फटीग। हाँ जी। तो शीला को चाय बनाना पसंद नहीं है, और जब भी उससे कोई कहता है कि चाय बना दो, उसे किस प्रकार का फटीग होगा? शरीर से तो थकेगी नहीं, क्योंकि चाय बनाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, उसे इमोशनल फटीग होता है। ठीक है। इमोशनल फटीग क्यों होता है? क्योंकि उसे वो काम करना पड़ रहा है जो उसे पसंद नहीं है। ठीक है। और इमोशनली शीला को वो चीज़ पसंद नहीं है, तो दिस इज़ एन इमोशनल फटीग। हाँ जी। द डाइट ऑफ इन्फेंट शुड बी रिच इन डैश एंड डैश न्यूट्रिएंट। जो एक इन्फेंट है, जो एक छोटा सा बच्चा है, उनकी जो डाइट है वो प्रोटीन और वाइटामिन से भरपूर होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। डैश इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज। कंज्यूमर फोरम होता है। डैश एसिड इज़ यूज टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। एसिडिक रिएजेंट्स जो है वो स्टेन्स को रिमूव करते हैं। वी कैन मेक डैश डिशेज फ्रॉम द लेफ्ट ओवर कर्ड। लस्सी एंड रायता, ये तो आई मीन सबको ही पता होगा। अ टीनेजर थिंक्स दैट एवरीवन इज स्टेयरिंग एट हर। Everyone is staring at her. This cognitive characteristics is called egocentrism. Okay. हाँ जी। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कुक्ड फूड इंक्रीजेज वेरी रैपिडली एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। एक जो कुक्ड फूड के अंदर, जब कुक्ड फूड को आप फिर से दोबारा जब उसको कुक करते हो तो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली इज सर्व्ड चना भटूरा फॉर डिनर। दिस मील लैक्स इन डैश। चना भटूरा वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं है इसके अंदर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोरेटरी प्ले फॉर चिल्ड्रन एजड 3 to 5 years. Unscrewing and reassembling a toy car. Why should clothes not be kept in a damp condition? हाँ जी, थोड़े बहुत गीले कपड़े क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि गीली जगह पर बैक्टीरिया ग्रो करती है। आपने देखा होगा, आपका बाथरूम है, ठीक है, बाथरूम के ऊपर आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपकी एल्गी फंजाई लगी होती है, वो ग्रीन सब्सटेंस। कोई भी आपके घर में कोई जगह है जो कॉन्स्टेंटली गीली रहती है, वहाँ पर पानी तो है ही है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कुछ गंदा सा होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा जैसे आपके आसपास कोई पोंड हो गया जिसके अंदर पानी मूव नहीं कर रहा है, तो वो पानी ग्रीन होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जर्म्स और मोल्ड वहाँ पर बनने लगता है। बैड ओडर, गीले कपड़ों में बुरी बू आती है, ये तो आप सबको ही पता है। डैमेज टू द क्लॉथ्स, जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फेड होने लग जाते हैं। व्हाट इज़ एन एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप इन चिल्ड्रन? जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद बॉडी फैट एक्यूमुलेशन एंड थिकनेस। बच्चे की जो बॉडी है वो फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है और थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, लाइक 2-3 महीने के बच्चे, एंड उनके हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, तो वो एक एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप होता है। ठीक है। व्हाट इज़ एरिजिमोन स्टेट टू harmful effects on humans health? Arimony is a type of wild plant whose oil is often used to adulterate मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के अंदर जिसको मिलाया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होने लगती है। इफेक्ट ऑन लीवर एंड किडनीज, इसके खाने से आपका लीवर और किडनी भी डैमेज हो सकता है। 57th क्वेश्चन इज गिवन एग्जाम्पल ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स।
मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि 100% नेचुरल, ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। आपने गुड डे के बिस्किट्स देखे होंगे, राइट? गुड डे के बिस्किट्स के ऊपर कितने सारे नट्स दिखाए जाते हैं, आलमंड्स, मतलब कि अखरोट, बादाम बादाम काजू सब कुछ दिखा रहे हैं, जबकि उसके अंदर 0.1% नट्स होते हैं। कैन यू इमेजिन? तो ये जो है ये मिसलीडिंग जो है इंफॉर्मेशन होती है पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि इनकरेक्ट और कंफ्यूजिंग डिटेल्स देते हैं। ठीक है, अब ना तो वो सच बता रहे हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं। मेंशन 4 बेनिफिट्स ऑफ टाइम प्लानिंग। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, एनजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड लेजर टाइम। हाँ जी, सो ओके, हाँ जी, सो ये 59th क्वेश्चन इज केस स्टडी क्वेश्चन है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। बिल्कुल दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, एक ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं, एक नेचुरली प्रोवाइडेड होती हैं, एंड इंक्लूड इसेंशियल एलिमेंट्स सच एज टाइम, मनी एंड एनर्जी, ऑल ऑफ विच आर लिमिटेड। टाइम, मनी एंड एनर्जी लिमिटेड होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग दम वाइजली टू अचीव योर गोल्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इन चीज़ों को अच्छे से प्रयोग करना ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस, वेदर यू गो बाय बाइसिकल और ऑन फुट, यू विल नीड बोथ टाइम एंड एनर्जी। पैदल चल के जाओ या फिर साइकिल पर जाओ, टाइम और एनर्जी तो दोनों के लिए चाहिए। इफ़ यू चूज़ अ शॉर्टकट, यू कैन कैच योर डेस्टिनेशन फास्टर, सेविंग बोथ रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जहाँ पर आप जल्दी से जल्दी पहुँच सको, तो वहाँ से आपके दोनों चीज़ें बच जाएंगी। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मैनेजिंग टाइम एंड एनर्जी टुगेदर इज क्रूशियल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मतलब कि बढ़ाने के लिए आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। किस किस चीज़ की? टाइम की एंड एनर्जी की, एंड प्रोडक्टिविटी इन एवरीडे टास्क्स। मेकिंग वाइज चॉइसेस अलाउज अस टू मेक मोस्ट ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर टाइम प्लानिंग? क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? यूज ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस, कंसिडरेशन ऑफ पीक लोड, पोस्चर वाइल स्वीपिंग द, हाँ जी, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। सवाल हमसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टाइम प्लानिंग। अच्छा देखो, लेबर सेविंग डिवाइसेस का टाइम प्लानिंग से है, क्योंकि भाई अगर आप लेबर सेविंग करोगे तो टाइम आपके पास ज़्यादा बचेगा। कंसिडरेशन ऑफ पीक लोड आवर्स भी है। पोस्चर वाइल स्वीपिंग द फ्लोर, भाई पोछा आप किस तरीके से मार रहे हो, किस तरह, बैठ के, उठ के, लेट के, आप कैसे भी मार रहे हो, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ का है, सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, हाँ जी, मैच लिस्ट, अब हमें मैच करना है। लिस्ट ए में हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, लिस्ट टू में हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्या कौन सी होनी चाहिए? मॉर्निंग एक्टिविटीज़ बिफोर गोइंग टू वर्क। हाँ सही है, आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज़ काम से पहले आपकी ज़रूरी है, तो सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। पीक लोड के लिए क्या? यूजिंग मिक्सचर टू मेक अ चटनी। ठीक है, डॉव टेलिंग कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? सोकिंग किडनी बीन्स बिफोर कुकिंग। ठीक है, यूज़ ऑफ लेबर, नो सॉरी, डॉव टेलिंग का आएगा बॉइलिंग मैक्रोनी एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। दो काम एक साथ करना इज डॉव टेलिंग। ठीक है, एंड योर यूज़ ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस। वेट अ सेकेंड, ये शायद हमने थोड़ा गलत कर दिया है, दोबारा से करते हैं। ठीक है, हाँ जी, थोड़े से गलत ऑप्शंस हो गए थे। ये आपको यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये गलत है, बी ऑप्शन नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे जब हो और आपको ना पता चले तो सबसे पहले आप उन आंसर्स को करो जो आपको पता है। पीक लोड क्या होता है? पीक लोड हमने पढ़ा था भाई, एक दिन का ऐसा समय जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फैमिली के सभी मेम्बर्स के लिए। तो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ बिफोर गोइंग टू वर्क सबके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। डोव टेलिंग क्या होता है? एक समय पर दो काम करना, यानी कि बॉइलिंग मैक्रोनी एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। यूज़ ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस, लेबर सेविंग डिवाइसेस कैसे? यूजिंग मिक्सर टू मेक अ चटनी। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, सोकिंग किडनी बीन्स बिफोर कुकिंग, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो फर्स्ट का आएगा 4, ठीक है, सेकंड का आएगा पीक लोड, फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी।
ये आप देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मेंटल फटीग? लो मोटिवेशन, मोनोटोनस वर्क, भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो आप मतलब कि थक तो जाते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये मेंटल फटीग पूछ रहा है कि आप दिमाग से थके हुए हैं, तो ये दैट इज़ योर लो मोटिवेशन। जब मोटिवेशन कम होता है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन टाइम प्लानिंग? एलोकेटिंग मनी फॉर वेरियस टास्क, क्या इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है? नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। केस स्टडी, फूड सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म आवर वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। फॉर विच न्यूट्रिशन इज एसेंशियल? वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज द साइंस दैट टेल्स अस व्हाट हैपन्स टू फूड आफ्टर इट एंटर्स द बॉडी। हम न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक साइंस होती है जो हमें बताती है कि जब खाना शरीर के अंदर चला जाता है तब क्या होता है। द फूड वी कंज्यूम कंटेन्स मैनी केमिकल एलिमेंट्स, दीज केमिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द इनविजिबल components present in food that we need to keep in our body to keep our body healthy. These nutrients perform various functions in our body. Which nutrient is mainly obtained from bowl of boiled rice? राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेज? किस चीज़ की डेफिशिएंसी हमें बचाती है? वाइटामिन्स की, ठीक है। वाइटामिन्स भरपूर है तो हमारे शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होती है। सरिता वॉन्ट्स टू गिव हर चिल्ड्रन अ न्यूट्रिशियस डाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स शुड सी चूज? कौन कौन से करने चाहिए? मिक्स वेजिटेबल पोहा, गुड ऑप्शन। नूडल्स नहीं, बर्गर नहीं, इडली सांभर, तो फर्स्ट एंड फोर इज एन करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन स्पिनिच, फेनुग्रीक एंड मिंट? स्पिनिच, फेनुग्रीक और मिंट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन और फैट। हाँ जी, देखो आपको आयरन और कैरोटीन इनसे मिलता है। स्पिनिच और फेनुग्रीक और मिंट, इनके अंदर आयरन और कैरोटीन भर भर के होता है, ठीक है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन लो क्वालिटी स्किम्ड मिल्क? फैट होता है, ठीक है, लो क्वालिटी मिल्क के अंदर, तो यहीं पर आपका ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। दैट्स इट फॉर टुडे।